नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो 21,000 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। महबूब नगर चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर केसीआर यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी का पूरा फोकस इस बार बढ़त बनाकर रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। तो तेलंगाना दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में तेलंगाना दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तेलंगाना को आज चुनावी सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया जाएगा। महबूब नगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना का, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और तेलंगाना को आज चुनावी गिफ्ट भी देंगे। करोड़ों की सौगात तेलंगाना के लोगों को आज मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी तेलंगाना पहुंचकर करेंगे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक चल रही है। बैठक 30 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसका आज 1 अक्टूबर को दूसरा दिन है। राजधानी दिल्ली में 2 दिन चलने वाली इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने राजस्थान को 7 क्षेत्रों में बांटा है। इसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग राज्यों के नेताओं को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार हर जोन में एक प्रभारी होगा। जोन के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए बाकी नेता जिम्मेदार होंगे। ये नेता जोन प्रभारियों को अपडेट करते रहेंगे और पार्टी मुख्यालय को जमीनी हालात बताते रहेंगे। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तीसरी बैठक। बता दें कि ये बैठक 30 सितंबर को शुरू हुई थी और आज बैठक का दूसरा दिन है। मीटिंग का आज दूसरा दिन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम इस मीटिंग में फाइनल होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, आज चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किस तरह से टिकट दिए जाएंगे। जो पूर्व के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी जो मौजूदा विधायक हैं, उनमें काम के आधार पर उनको टिकट दिए जाएंगे और टिकट काटे जाएंगे। इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो हर क्षेत्र, हर विधानसभा को कैटेगरी वाइज जो है वो बांटा गया है। इसमें ए, बी, सी, डी इस तरह से कैटेगरी बांटी गई है तीनों ही जगह। उसमें ऐसी जगह जहां आज तक बीजेपी कभी नहीं हारी है उसको ए, इसी तरह से जहां दूसरे नंबर पर रही है या कभी जीती है कभी हारी है उसको बी, इस तरह से डी तक जो कैटेगरी है वो की गई है। साथ ही साथ क्योंकि आरएसएस का भी दबाव बीजेपी पर रहता है, तो उनके अनुसार भी किन किन जगहों पर टिकट दिए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी। कल की यदि बात करें तो कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी, जिसमें खास तौर पर राजस्थान को लेकर चर्चा हुई थी। और कोर ग्रुप की बैठक से पहले भी जो बीजेपी के प्रभारी हैं राजस्थान के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उनके निवास पर भी बीजेपी नेताओं की बैठक हुई थी। और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं सहित जो बीजेपी के बड़े नेता हैं दिल्ली के, उनके साथ भी बैठक हुई थी। तो यही है, टिकट आज हो सकता है कि पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाए। बिल्कुल नागेंद्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों के फाइनल उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी रणनीति लेकर चल रही है कि जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मध्य प्रदेश की लिस्ट आई थी उसमें देखा गया था कि केंद्रीय
मंत्रियों सहित जो सांसद हैं उनको भी टिकट दिए गए हैं। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है, खासतौर से राजस्थान को लेकर जो बीजेपी का रुख है वो ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर ट्रेंड है कि हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलती है, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है। तो कहीं कोई कमी ना रह जाए उसको लेकर भी इस पर चर्चा की जाएगी। और कई ऐसे वरिष्ठ आईएएस आईपीएस हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी बिना किसी शर्त पर, लेकिन अब उनकी तरफ से भी दावेदारी की जा रही है जिससे कि कार्यकर्ताओं में रोष भी है। तो कार्यकर्ताओं के रोष को देखते हुए भी उस पर चर्चा की जाएगी। बस बीजेपी का ध्यान ये है कि जिताऊ कैंडिडेट जो हैं उनको ही चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल नागेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी की जो रणनीति है टिकाऊ कैंडिडेट्स की उसको मैदान में उतारने की, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के पास जो है वो बड़े चेहरों की कमी है, इसी वजह से रणनीति बीजेपी ने अपनाई है? जी नहीं, देखिए यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस आश्वस्त है कि इस बार भी उन्हीं की सरकार बनेगी। जिस तरह से अब चुनावी वर्ष में वहां पर जो घोषणाएं हुई हैं, जो जनता के लिए जो योजनाएं खोली गई हैं उनको लेकर खुद अशोक गहलोत जो है उनको लगता है कि उनकी जो सरकार है वो रिपीट करेगी। और खास तौर से जिस तरह का माहौल वो बना रहे हैं अपनी रैलियों के जरिए और लोग जुट रहे हैं, तो उससे राजनीतिक पंडितों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भले ही जीत हार किसी की भी हो, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर दोनों दलों के बीच में देखी जाएगी। तो ये अभी साफ नहीं है कि जो ट्रेंड वहां का है उस हिसाब से वहां बीजेपी आए, क्योंकि पूरी टक्कर वहां कांग्रेस भी। चलिए ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज नैमिषारण्य दौरे पर सीएम योगी बड़ी जानकारी, जहां स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में होंगे शामिल। चक्रतीर्थ मां ललिता देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा अपडेट, जहां स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। चक्रतीर्थ मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो आज नैमिषारण्य दौरे पर सीएम योगी स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। चक्रतीर्थ मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां आज नैमिषारण्य दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं, स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ चक्रतीर्थ मां ललिता देवी मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की जाएगी और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज नैमिषारण्य दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ा अपडेट, जहां चक्रतीर्थ मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए देश की सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज यानी रविवार को पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा बीएसपी के सभी जिलाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग लखनऊ में सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में होगी। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मायावती ने बीते महीने ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि पिछला अनुभव बताता है कि गठबंधन में शामिल होने से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने अहम बैठक बुलाई है। पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, लगातार सुप्रीमो मायावती ये कहती हुई आई हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और आज बैठक भी है।
जी बिल्कुल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बैठक करेंगे। यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और एकला चलो अकेले चलने की नीति पर अब बीएसपी लगभग बढ़ चुकी है। अभी तक जो पूरी तरीके से समीकरण है उसमें साफ दिख रहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो उसका जो पिछला जो चुनाव रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज वो बीएसपी भी समझती है कि जो दलित वोटर था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में दिखा था और उसका नुकसान हुआ था बीएसपी को। सबसे बड़ी चुनौती यही है बीएसपी की कि वो अपना जो उनका जो दलित वोटर है उसको वापस लाएं और बीएसपी के साथ वो दिखे। जब वो बीएसपी के पाले में जाएगा तभी बीएसपी की स्थिति अच्छी होगी। देखिए, जब भी बीएसपी चुनाव जीती है तो उसका सबसे बड़ा फार्मूला रहा सोशल इंजीनियरिंग प्लस दलित वोटर। जब वापस लौटेगा दलित वोटर और तभी जाकर कहीं एक अच्छी स्थिति होगी बीएसपी की। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले 2 महीनों की बात करें तो 2 महीनों में बीएसपी लगातार जो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें करती हैं, चाहे जोनल कोऑर्डिनेटर हो, जिला अध्यक्ष हो, सबके साथ बैठकें करती हैं और बैठक करके एक चीज निर्देश देती है कि आप घर जाइए, ये बताइए जब सरकार थी हमारी तो हमने क्या क्या किया, काम किया, किस तरीके से हमने दलितों के लिए काम किया, किस तरीके से हमने अगड़ों के लिए काम किया, किस तरीके से हमने महिलाओं के लिए काम किया। तो बीएसपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब चुनावी मूड में है पूनम। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है बीएसपी के लिए कि हर हाल में उसको दलित वोटर अपना साथ लाना होगा। जब दलित वोटर साथ आएगा तभी बीएसपी की स्थिति अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी पूरी तरीके से अब योजना बनाई जा रही है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि निकाय चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आई थी कि प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे बसपा को, ये बीएसपी खूब अच्छी तरीके से समझती है। प्रत्याशी को अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करना ये काफी महत्वपूर्ण है। पहले बीएसपी जो थी वो समय बदल चुका है, ये बीएसपी खूब समझ चुकी है और जमीनी स्तर पे भी उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है। तो हर हाल में बीएसपी को इस बार अपना जो मूल वोटर है उसको वापस लाना होगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर बात की जाए इस बैठक की तो कितने बजे बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में चुनावों को लेकर किन मुद्दों, कौन से मुद्दे होंगे जो बीएसपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं? देखिए, सबसे 11 बजे बैठक शुरू होगी। पहले यूपी के जो पदाधिकारी है उनसे मुलाकात होगी, उनसे बैठक की जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। पहले कुछ बैठक जो बीएसपी ने अभी 1 महीने पहले मायावती ने बैठक की थी और एक चीज कहा था कि आप घर जाइए और अच्छे कार्यकर्ता लाइए। कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ता बसपा में थे उनको वो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़िए और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाइए जो जीतने की स्थिति में हो, जिनके जातीय समीकरण में फिट बैठते हो, क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठे हो। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चा होगी। और एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है बीएसपी के लिए कि जो बार लगातार चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो या मायावती हो, लगातार ये चीज कहती हैं कि हमारा मूल वोटर वापस आना चाहिए और मूल कार्यकर्ता वापस आना चाहिए। और ये एक चुनौती होगी बीएसपी के लिए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और संगठन को मजबूत करना, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। देखिए, बीएसपी का एक संगठन था, कोऑर्डिनेटर थे और जिलों से लेकर गांव तक इनके कार्यकर्ता थे। लेकिन इस समय मौजूदा स्थिति में बीएसपी इन सब चीजों से काफी दूर हो गई है। जमीनी स्तर पर कागज में जरूर मजबूत दिख रही है लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे बीएसपी मजबूत नहीं है। इसी सब को सही करने की तैयारी है बीएसपी की। और देखना ये है कि लेकिन सिद्धार्थ, ऐसा होता है कि अभी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, लगातार ये कहती हुई भी आई है, ऐलान भी उन्होंने किया है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अंत में जब चुनाव होंगे और कोई भी पार्टी होती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है, कोई भी अगर भारी बहुमत से जीतता है तो क्या बीएसपी उसकी ओर जाएंगी? देखिए, ये आने वाला वक्त ही ये बता सकता है। देखिए, बीएसपी कहीं ना कहीं पहले ये कोशिश कर रही है, जो लगातार जो उनके शीर्ष नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत स्तर से पार्टी को खड़ा किया जाए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगी तभी जाकर आप कहीं भी किसी भी जगह पर फिट बैठेंगे। जब आपके पास सीटें होंगी और लोकतंत्र में जब आपके पास जनता की ताकत होगी तभी आप फिट बैठेंगे। तो बीएसपी ये समझती है अगर गठबंधन भी करना है बीएसपी को, देखिए राजनीति में कुछ भी अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी हो सकता है किसी के साथ जाए अगर चुनाव लड़ने से पहले भी, तो उसका संगठन या ये सब चीजें ध्यान देनी होंगी। और जीतने के बाद भी अगर आप ज्यादा सीटें जीतेंगे तब आपको कोई ना कोई आप मजबूती से अपना हिस्सा मांग सकेंगे। तो इसी को लेकर तैयारी बनाई जाएगी कि किस हर तरीके से चुनाव जीता जाए, हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अगर अकेले चुनाव लड़ा जाए तो क्या रणनीति हो, अगर किसी छोटे गठबंधन के साथ जाया जाए तो क्या रणनीति होगी। तो हर चीज पर चर्चा होगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, चलिए फिलहाल तो बीएसपी ने ऐलान कर रखा है कि वो अकेले ही लड़ेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों,
मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी महिला उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। लेकिन आपको खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है। 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए 30 साल सरकारें आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके गमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है और इसके कारण, डर के कारण, दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया। उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। तो वहीं पीएम मोदी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। विपक्ष की लाख कोशिश के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। सारे हथकंडे अपनाने के बाद विपक्ष हिंदुओं को जाति में तोड़कर बीजेपी के साथ ओछी राजनीति कर रही है, जिसकी कमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभाल रखी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदू को बांटने की सियासत की कमान संभालते हुए कहा कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरा करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर देश को चला रहे हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी 5% है तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? देश में एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी में लोकतंत्र न होने की आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में विधायकों और सांसदों की नहीं सुनी जाती। विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। तो वहीं राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के कथित बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। चुनाव जीतकर संसद में आने वाली महिलाएं न केवल महिलाओं के अधिकारों बल्कि जनता और हर आम आदमी के अधिकारों को भी आगे रखती हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसी समाजवादी आरजेडी जेडीयू के डर से जो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, उनके समर्थन को प्राप्त करने के चक्कर में आपने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिलाया। केवल इतना बताना चाहिए कि इतने वर्षों तक इस महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े कदम को क्यों नहीं उठाया गया कांग्रेस के द्वारा ठीक तरीके से। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बात करती है? 2010 में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बाद वो पारित हुआ और हम तो समर्थन में खड़े थे। आपने लोकसभा में इस बिल को कभी क्यों नहीं लाया? क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी, इसी आरजेडी, इसी जेडीयू के डर में जो इसी प्रकार के वक्तव्य करते हैं कि बॉब कट वाली महिलाएं आ जाएंगी, लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं आ जाएंगी, उनके चक्कर में, उनके समर्थन को प्राप्त करने के चक्कर में आपने कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिलाया। और आज जब महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है तो किस प्रकार से उनको भ्रमित किया जाए, और इसमें भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चिदम्बरम जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। महिलाएं पार्लियामेंट में जो चुनाव जीत करके आ रही हैं, वो संविधान को पढ़ करके आ रही हैं, कानून को पढ़ करके आ रही हैं, जनता के हित की बात रखती हैं। महिलाओं के हित की बात केवल नहीं रखती, वो जनता के हित की बात, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, देश के हित की बात रखने का काम करती हैं। अब ये जो महिलाएं हमारी चुन करके जाएंगी, 181 महिलाएं लोकसभा में चुन करके जाएंगी आरक्षण लागू होने के बाद। इसमें वो महिलाएं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया को हर दिशा में, टेक्नोलॉजी या शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, सबको एक नई दिशा देने वाली बात रखने का काम करेंगी। तो वहीं दिल्ली में कूड़े के पहाड़ की समस्या दूर नहीं हुई है, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। केजरीवाल कूड़े के पहाड़ में कमी का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उनके दावे पर सवाल खड़े कर रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कूड़े के पहाड़ को कम करने में उपराज्यपाल का योगदान है और पैसा केंद्र सरकार ने दिया। कचरे के पृथक्करण पर काम नहीं हुआ है। सफाई कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहे हैं, लेकिन डिवाइडर के बीच कूड़ा जमा हुआ है। स्वच्छ भारत हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे तो भारत स्वच्छ होगा। अलग चीज है जी, आपको मालूम है कि जो कूड़े का पहाड़ था उसको कम करने में जितना बड़ा योगदान एलजी साहब का है और जो पैसा उसके लिए आया वो भी केंद्र सरकार ने दिया। तो जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। जो सफाई कर्मचारी सड़क की सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो डिवाइडर है उसके बीच में जो कूड़ा जमा है उस पर काम नहीं हुआ है। सीएनडी वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसके स्टेशन से उसको उठाकर रिसाइकल किया जाए, मैं इसकी अपील करती हूँ। मैं
मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत हम सबकी जिम्मेवारी है और जब हम सब लोग मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो भारत भी स्वच्छ होगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से ये अपेक्षा रखती हूँ कि दिल्ली सरकार आगे बढ़कर काम करे, क्योंकि इनके जितने भी काम है वो फर्जीवाड़े के काम है। मैं तो याद दिलाना चाहती हूँ जनता को, सीएनडी वेस्ट के लिए इन्होंने एक ऐप बनाई थी और ये कहा था कि सीएनडी वेस्ट जिसको चाहिए हटाना होगा हमें ऐप पे कांटेक्ट करो, हम उसको हटाएंगे। ऐप कहाँ गई हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके बड़े बड़े होर्डिंग मेरे को आज भी याद है। तो ऐप पे जो पैसा खर्च किया और जो होर्डिंग पे पैसा खर्च किया उसकी जरूरत नहीं होती अगर आपका बकायदा काम हो रहा होता सीएनडी वेस्ट को इकट्ठा करने का। और सीएनडी वेस्ट पे सबसे बड़ा घोटाला है क्योंकि वो टनेज के हिसाब से जाती है। जो सीएनडी वेस्ट इकट्ठा करके बांसेरा में जो पूरा गंद मचाया हुआ था उसको साफ करने वाले एलजी साहब हैं। उन्होंने डीडीए के साथ लग के वो पूरे के पूरे उस जमीन को रिक्लेम किया और उसको पार्क बनाया है। जा रहा है। उसके अलावा डेली बेसिस पे 2000 टन कूड़ा फ्रेश भी आ रहा है। तो इसके लिए एक एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ जमीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तरह तरह के इस तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।